Hello, good morning everyone. Good evening everyone. My name is किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी अपना लाइव सेशन जो है आप ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो टॉपिक 4 है टेम्परेचर उसको कंप्लीट कर सकें। 2 मिनट का वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास अब। तो देखो हमने जो है एल्टीट्यूड तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि कैसे आपका जो एल्टीट्यूड फैक्टर है, ऊंचाई है, वो आपके टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था। अब आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट। आई थिंक मैंने ये भी करवा दिया था, डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट। बस आपको मुझे ये बताना है कि सी ब्रिज क्या होते हैं और लैंड ब्रिज क्या होते हैं, यानी कि समुद्र समीर और आपका दूसरा क्या है, और भूमि समीर। ठीक है, ये रहता है आपका सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज क्या होता है। देखो, आप देखो ये आपका है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, फर्स्ट स्टेप याद रखना कि आपका जो लैंड है, लैंड पार्ट का नेचर है कि वो जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा हो जाता है। वही आपका पानी का नेचर है, वाटर का नेचर है कि आपका पानी लेट से गर्म और लेट से ठंडा होता है। ठीक है, तो अब यही देखो, जब आपका गर्मियों का मौसम होता है
ठीक है, गर्मी होती है तो आपको इंसोलेशन ज्यादा से ज्यादा मिलता है। देखो ये वाटर वाला पार्ट है और ये लैंड वाला पार्ट है, दोनों को जो टेम्परेचर है वो इक्वल मिल रहा है। इसको भी सूर्य से इंसोलेशन उतनी मिल रही है और इसको भी इंसोलेशन उतनी ही मिल रही है। ठीक है, आप देखो जब, लेकिन इनका नेचर अलग है, वाटर अलग तरीके से रिएक्ट करता है और लैंड अलग। लैंड जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा। आप देखो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो आपका प्रेशर कैसा हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। और पानी पे क्या होता है, पानी पे आपका टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू लैंड पार्ट, और जब टेम्परेचर कम तो प्रेशर कैसा हो जाता है, हाई प्रेशर। अब विंड दिन के समय होता है जब आपका सूर्य निकल रहा होता है, सूर्य होता है, सूर्य से आपको इंसोलेशन मिलता है। तो आपका ये जो विंड है, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती है ऐसे। ठीक है, तो ये जो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, कैसे चल रही है, ये ओशियन से लैंड पार्ट की तरफ चल रही है। तो जब ये हवा ओशियन से लैंड पार्ट की तरफ चलेंगी तो रास्ते ये ओशन से पानी ले लेती हैं और जाते वक्त ये क्या करती हैं, बारिश करती हैं। इसको बोला जाता है आपका सी ब्रिज, यानी कि समुद्र समीर। सी ब्रिज क्यों, क्योंकि ये हवाएं समुद्र से लैंड की तरफ चल रही है। और फिर रात को इसका अपोजिट हो जाता है। रात को क्या होता है, रात को आपका ये पानी वाला भाग होता है और ये आपका लैंड पार्ट होता है। अब लैंड का कैसा नेचर था कि जल्दी से एनर्जी छोड़ देती है और जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम। जब टेम्परेचर कम तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हाई, हाई प्रेशर होगा। पानी क्या क्या है, पानी का अभी जो तापमान है वो ज्यादा है लैंड पार्ट से, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर कैसा है, लो। तो अब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देती हैं रात को। इसको बोला जाता है आपका लैंड ब्रिज। ये लैंड ब्रिज जो है आपकी बारिश नहीं करती हैं। आ गया यहाँ तक आपको समझ में कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है। गुड इवनिंग अजय, बताओ आपको ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आ गया समझ में। तो ये बताना है आपका तट से दूरी में आपको, ठीक है। और आपको कल मैंने ये भी बताया था कि जो एरिया आपका कोस्टल एरिया से लगता है, यानी कि जो एरिया को समुद्र से लगता है, वहां पे ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। वो किसके इफेक्ट की वजह से होता है, वाटर के इफेक्ट की वजह से। वही आपका जो लैंड पार्ट है अंदर, कॉन्टिनेंटल पार्ट, जो एरिया आपका समुद्र से नहीं लगता, समुद्र से बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो वहां पे क्या होता है, गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ लैंड। धरातल का नेचर कैसा है कि जब उसको इंसोलेशन ज्यादा मिलता है तो वो जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये बताना है आपको, तट से दूरी में मैंने आपको बता दिया। हो गया बेटे आप सबको ये पॉइंट क्लियर, तट से दूरी में आपको क्या लिखना है। और इस सी ब्रिज और लैंड ब्रिज से आपका जो टेम्परेचर है उसका बैलेंसिंग भी होता है। देखो दिन में ज्यादा टेम्परेचर, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होता है वहीं से आपकी क्या हो जाता है, वहीं पे आपकी जो विंड है वहां पे उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। अब नेक्स्ट आपका यही आने वाला है। हमने बहुत बात कर ली नेचर ऑफ लैंड एंड, अब आगे वाला जो है ये आपका क्या है, ये एल्टीट्यूड के साथ। अब नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि आपकी लैंड का और पानी का कैसा नेचर है। देखो पहली बात लिखी गई है, लैंड बिकम वार्म एंड कोल्ड मोर क्विकली देन द वाटर बॉडी। हिंदी में देख लो कि जल राशि की तुलना में भूमि अधिक तेजी से गर्म और ठंडी हो जाती है।
और इसी कारण सूर्य ताप की समान मात्रा पर्याप्त होने पर भी भूमि वाला जो भाग है उसका तापमान ज्यादा होता है जलाशय के तापमान से। ठीक है, यहाँ पे ये अधिक कहाँ पे आएगा, भूमि का तापमान अधिक होता है, अधिक बना रहता है पानी के तापमान से। ठीक है, ये कहते हैं कि सूर्य की किरणें भूमि में केवल, अब देखो एक बात और याद रखना कि आपका जो लैंड है, लैंड कैसा है, लैंड ओपेक है, यानी कि अपारदर्शी है। जो आपका लैंड है, लैंड पार्ट को, जो आपका लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट पे जो सन की रेज आती है, सन की रेज को लैंड पार्ट का सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक ही जो एरिया है वो गर्म करना पड़ता है। लेकिन आपका जो वाटर है, पानी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है सूर्य की किरणों के लिए। सूर्य की किरणें 200 मीटर की गहराई तक इस पानी में घुसती है और उसकी सारी लेयर्स को गर्म करती है। इसी कारण आपका पानी लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है। आपने कभी घर में देखा है कि आपका सबसे पहले आपने पानी लगा दिया, गर्म पानी करने के लगा दिया, आप गर्म पानी करने के लगा दिया और आप 5 मिनट बाद हटा देते हो, तो आपको ना ऊपर वाला पानी तो गर्म मिलता है लेकिन नीचे वाला ठंडा मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी जो पानी है, पानी नीचे की लेयर तक ट्रांसफर नहीं हुआ था, इसको ट्रांसफर होने में, मिक्सिंग होने में टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ पे भी पानी कैसे गर्म होगा, ऊपर वाला जो पानी का ऊपर वाला भाग है उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, नीचे वाले में नीचे वाले में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे प्रेशर हाई और यहाँ पे प्रेशर लो, तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी कन्वेक्शनल करंट चलना शुरू हो जाती है। इस प्रकार आपका जो पानी है ना वो गर्म होता है। ठीक है, आया ये रीजन समझ में? ये कहते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें भूमि में केवल 1 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश करती हैं क्योंकि यह अपारदर्शी होती है, लेकिन वे यह पानी में कई मीटर की अधिक गहराई तक प्रवेश करती है क्योंकि यह सौर ऊर्जा के लिए पारदर्शी होता है। सौर विकिरण यहाँ पे आएगा, ये विकिरण पीछे हो चला गया है। सौर विकिरण ऊर्जा के लिए पारदर्शी होता है। ठीक है, ये टॉपिक आ गया समझ में, क्लियर हो गया? लैंड ऑफ नेचर एंड वाटर कैसे रिएक्ट करते हैं। याद रखना, इसका कीवर्ड है लैंड क्या है आपकी, ओपेक, सन की रेज के लिए कैसी है, अपारदर्शी। वही आपका वाटर पार्ट कैसा है, कैसा है वाटर पार्ट, ट्रांसपेरेंट, यानी के पारदर्शी। अब आगे चलते हैं, आगे ये है, हिंदी में देख लो तुम कि अब क्या होता है, देयर इज मोर इवेपोरेशन फ्रॉम द सी एंड द ओशन एंड हेंस मोर हीट इज स्पेंट। अब देखो क्या होता है ना, एक मिनट, अब क्या है आपका, देखो जो आपका लैंड पार्ट है, ये लैंड पार्ट है, ये वाटर पार्ट है। आपका लैंड पर जो पानी है कम कम है और आपका ओशियन पे जो पानी है वो क्या है, वो ज्यादा, ओशियन में पानी ही पानी है, जिससे ओशियन में जो सूर्य ताप है, ओशियन पे जो ये सूर्य की एनर्जी मिलती है वो ज्यादा किस में लग जाती है, इवेपोरेशन प्रोसेस में लग जाती है ज्यादा एनर्जी। लेकिन वही आपका लैंड पे क्या है, इवेपोरेशन कम होता है, इसलिए भी आपका जो लैंड पार्ट है वो जल्दी से गर्म हो जाता है और ओशन पार्ट लेट गर्म होता है।
क्योंकि वहां पे जो एनर्जी स्पेंड हो रही है वो किस पे हो रही है, वहां पे जो एनर्जी स्पेंड हो रही है वो हो रही है आपके इवेपोरेशन प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी लग रही है। लेकिन यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस कम होता है क्योंकि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू ओशियन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर वेपर आपके लैंड पार्ट पर ज्यादा होंगे या ओशियन पार्ट पर, तो आप क्या बोलोगे कि ओशियन पर इवेपोरेशन प्रोसेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लैंड पार्ट, क्योंकि लैंड पर जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कम है, पानी की कमी है। लेकिन ओशन में पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो इवेपोरेशन ज्यादा कहाँ पे होगा, ओशियन में। और इसलिए ओशियन जो है, और यानी कि जो पानी है, पानी लेट से गर्म और लेट से ठंडा होता है क्योंकि वहां पे ज्यादा जो सूर्य की एनर्जी लगती है वो इवेपोरेशन प्रोसेस में लग जाती है और फिर उसकी बहुत सारी लेयर्स को भी गर्म करना पड़ता है, इसलिए पानी लेट से गर्म लेट से ठंडा होता है। ठीक है, कि समुद्रों एवं महासागरों से वाष्पीकरण अधिक होता है, अतः इसमें ऊष्मा भी अधिक खर्च होती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप महासागरों को भूमि की सतह की तुलना में कम सूर्यताप पर्याप्त होता है। वहीं दूसरी ओर पानी की मात्रा बहुत सीमित होने के कारण भूमि की सतह से वाष्पीकरण कम होता है। ये मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो बेटे वो पूछ लो मुझसे, ठीक है। उसके बाद आगे एक वर्ड यूज हो रहा है स्पेसिफिक हीट, या जिसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या है कि आपका एक ग्राम सब्सटेंस है, यानी कि 1 ग्राम का तापमान बढ़ाने के लिए 1 ग्राम का तापमान बढ़ाने के लिए 1 ग्राम का तापमान बढ़ाने के लिए एक, देखो ये लिख भी रखा है, 1 ग्राम का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ये कहते हैं कि जो 1 ग्राम है, ये 1 ग्राम है, इसे 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसको बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा। यानी कि 1 ग्राम कोई सब्सटेंस है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी हमें चाहिए होती है, जो ऊष्मा या जो ऊर्जा हमें चाहिए होती है, उसको बोला जाता है आपका विशिष्ट ऊष्मा। और अब ये जो विशिष्ट ऊष्मा है, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सिर्फ 1.0 डिग्री सेल्सियस ग्राम, ठीक है। वही आपकी जो लैंड की है 0.19 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। आपका जो पानी है, पानी की ऊर्जा 5 टाइम्स ज्यादा है लैंड से, यानी कि पानी के 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें इतना टेम्परेचर चाहिए, वो लैंड के टेम्परेचर से 5 गुना ज्यादा है। आया स्पेसिफिक हीट ऑफ एनर्जी समझ में, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा आप सबको समझ में आ गई। याद रखना, आपका जो लैंड है, लैंड की स्पेसिफिक हीट क्या है, कम है 0.19, यानी कि लैंड पे 1 ग्राम डिग्री से 1 ग्राम जो आपका 1 ग्राम जो 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 ग्राम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इतना सिर्फ टेम्परेचर चाहिए। लेकिन पानी का 1 ग्राम के बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो चाहिए।
तो किसका, ये जो वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक हीट लैंड की स्पेसिफिक हीट से 5 गुना ज्यादा है, ये बात याद रखना। और इसीलिए भी आपका लैंड पार्ट जल्दी से गर्म जल्दी से ठंडा हो जाता है, वही वाटर पार्ट लेट से गर्म और लेट से ठंडा होता है। ठीक है, तो ये 5th और 6th पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आगे है, अब देखो यहाँ पे जो एल्बिडो है, जो आपकी सूर्य से किरणें आ रही हैं, एल्बिडो का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, यानी कि जो सूर्य से एल्बिडो आ रही है ना, और वे जो किरणें ओशन पर पड़ती है, तो ये जो ओशन का पानी है इन किरणों को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और आपका एल्बिडो पानी का ज्यादा है, लैंड का कम है, इसलिए भी आपका पानी को ज्यादा इंसोलेशन मिलता है, सॉरी पानी को कम इंसोलेशन और लैंड को ज्यादा इंसोलेशन मिलता है। याद रखना कि आपका जो लैंड पार्ट है, लैंड का जो एल्बिडो है वो क्या है, कम है, लेकिन आपका पानी का एल्बिडो क्या है, पानी का एल्बिडो ज्यादा है। यानी कि आपका जो पानी है वो सूर्य की किरणों को ज्यादा क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन लैंड पार्ट कम किरणों को ही रिफ्लेक्ट कर पाता है, इसलिए भी आपका लैंड पे एनर्जी ज्यादा मिलती है, टेम्परेचर ज्यादा मिलता है, और ये जल्दी से गर्म हो जाती है, जल्दी से ठंडी होती है। वही पानी को कम एनर्जी मिलती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का ये रिफ्लेक्शन कर देते हैं और ये कम गर्म होता है। ठीक है, ये है आपका 7th पॉइंट। उसके बाद 8th पॉइंट है कि ओशनिक एरिया आर जनरली क्लाउडेड। अब एक बात याद रखना, जहां जहां पे आपका पानी वाला भाग हो ना, वहां पे आपके वाटर वेपर भी ज्यादा होंगे, और जहां पे वाटर वेपर ज्यादा होंगे वहां पे क्लाउड्स भी ज्यादा होंगे। तो जब क्लाउड ज्यादा होंगे तो ये क्लाउड क्या करेंगे, आने वाली सूर्य की किरणों को समुद्र के एरिया पे आने से पहले क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे। इसलिए भी ओशनिक पार्ट को जो आपका इंसोलेशन है वो कम मिल रहा है, और लैंड पार्ट को इंसोलेशन ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि वहां पे आपका इवेपोरेशन कम होता है और क्लाउड भी कम होते हैं। ठीक है, आ गया ये समझ में। अब मैंने आपको इस पूरे में जो जो चीजें बताई ना, उसका एक बार सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहला आपका पानी लेट गरम लेट ठंडा, और आपका धरती यानी कि लैंड पार्ट जल्दी गर्म जल्दी ठंडा। दूसरा पॉइंट, आपका जो वाटर है वो सन की रेज के लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है, जबकि आपका लैंड पार्ट क्या है, ओपेक है। ठीक है, अब थर्ड है, आपका पानी वाटर वाले पार्ट में सन की रेज को ज्यादा एरिया गर्म करना पड़ता है 200 मीटर तक, वही लैंड पर जो सन की रेज है उसको सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक क्या है, एरिया गर्म करना पड़ता है। उसके बाद 4th पॉइंट है, आपका जो पानी है, पानी की स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है, और आपका लैंड की जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, कम है। आपका 5th पॉइंट है, जो आपका रिफ्लेक्शन है, वाटर जो है, पानी जो है वो रिफ्लेक्शन, उसका एल्बिडो क्या है, ज्यादा है, और आपका जो लैंड पार्ट है उसका जो एल्बिडो है वो क्या है, कम है। ठीक है, इसी कारण आपका वाटर पार्ट से सूर्य की एनर्जी का रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है, इसलिए इनको एनर्जी कम मिलती है, और लैंड पार्ट को एनर्जी ज्यादा मिल जाती है। 6th पार्ट है कि आपका जो लैंड है, लैंड पर क्लाउड क्या होते हैं, कम, जब क्लाउड कम होंगे तो वो आपकी सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन कम करेगी और एनर्जी ज्यादा मिलेगी। वही वाटर पार्ट पे आपका जो इंसोलेशन है
वो कम मिलता है। क्यों? क्योंकि वाटर वाले एरिया पे क्लाउड, बादल ज्यादा होते हैं, और बादल क्या करते हैं, बादल आने वाली सूर्य की किरणों को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए पानी वाले भाग पे एनर्जी जो है कम मिलती है। ये आपके हमने 6 to 7 पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है। ये 6 to 7 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको जो है ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये देखो, लैंड एंड वाटर हीटिंग डिफरेंस, देखो ये लिख रखा, यहाँ का जो सरफेस है वो कैसा है, ओपेक है। वही हमारा ओशन का जो सरफेस है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इसको गहराई तक 200 मीटर की गहराई तक पानी की परतों को गर्म करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक ही क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा, यहाँ पे इवेपोरेशन कम। लैंड की जो स्पेसिफिक हीट है वो कम होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा। और आपका जो पानी है, एक और याद रखना, पानी जो है, वाटर क्या है, वाटर अनस्टेबल है। यशवंत, आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाले जो है फैक्टर्स चल रहे हैं, इसमें हम लैंड वाटर का डिफरेंस देख रहे हैं कि लैंड पर गर्मी ज्यादा होती क्यों है, और वाटर पे आपकी जो गर्मी है वो कम क्यों, सॉरी, लैंड जल्दी गर्म जल्दी ठंडा क्यों होता है, और आपका पानी जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, उल्टा बोल दिया। आपका लैंड जो है, लैंड जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, पानी लेट गर्म लेट ठंडा क्यों होता है, उसके रीजन हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये डायग्राम देखो, डायग्राम में आपके जो जो मैंने बताए हैं वो सारे हैं। सबसे पहले जो है आपका एक पॉइंट ऑफ याद रखना, जो आपका लैंड है ना, लैंड पार्ट क्या आपका स्टेबल है, इसमें मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें अगर इस पड़ रही तो इस जगह पर लगातार पड़ती रहती है, ये जगह आगे या पीछे मूव नहीं कर पाती, जिससे इसको टेम्परेचर कम मिले, इसलिए लैंड का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। वही आपका जो पानी होता है, पानी क्या है, अनस्टेबल है। आपका पानी क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो मान लो ये वाली लेयर यहाँ पे आपका टेम्परेचर पड़ रहा है, लेकिन ये पानी फिर आगे चला जाता है, फिर ऐसे आगे आगे मूवमेंट होती रहती है, जिसकी वजह से ओशियन में जो आपका इंसोलेशन है वो कम मिल पाता है, ठीक है। वही आपका जो ओशन का सरफेस है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। लैंड का सरफेस ओपेक है। लैंड की स्पेसिफिक हीट कम है, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। पानी पर इवेपोरेशन ज्यादा होता है, लैंड पर इवेपोरेशन कम होता है। देखो मिल रहा, लैंड को और वाटर को दोनों को इंसोलेशन सेम मिल रहा है, उसके बावजूद आपका जो पानी लेट गर्म लेट ठंडा होता है, लेकिन आपका लैंड जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाता है। तो उसके ये जो सारे 7 से 8 फैक्टर मैंने बताए हैं, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। अब है आपका नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप। अब ये बहुत इजी सा पॉइंट है। देखो, जो आपका, देखो ये मान लो ये कोई आपका एरिया है, ये कोई, जो स्लोप सन के सामने होगा, जो स्लोप सन के सामने होगा वहां पे इंसोलेशन ज्यादा होगा, इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन जो स्लोप पीछे की तरफ होगा वहां पे इंसोलेशन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। द ग्राउंड स्लोप फेसिंग द सन रिसीव मोर इंसोलेशन, यानी कि जो आपका स्लोप सन के सामने होगा वहां पे इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो इसके पीछे होगा वहां पे इंसोलेशन कम मिलेगा। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साउथवर्ड फेसिंग स्लोप है माउंटेन के, आपके माउंटेन कैसे हैं, ऐसे, एक मिनट,
आपके ऐसे माउंटेन्स हैं, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट। तो जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये देखो ये नॉर्थ स्लोप है और ये साउथ स्लोप है, तो इस साउथ स्लोप को जो टेम्परेचर है वो ज्यादा मिलता है, लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर को टेम्परेचर कम मिलता है। ठीक है, तो जिस स्लोप, जो स्लोप सन के सामने होगा वहां पे इंसोलेशन क्या मिलेगा, वहां पे इंसोलेशन ज्यादा, और जो स्लोप सन के पीछे होगा वहां पे इंसोलेशन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है प्रीवेलिंग विंड्स। अब आपका है प्रीवेलिंग विंड्स। देखो आपकी जो विंड है ना, विंड भी टेम्परेचर को बैलेंस करने में हेल्प करती है। जो आपकी ठंडी कोल्ड विंड है ना, कोल्ड विंड कहाँ से कहाँ चलेगी, पोलर से, पोलर एरिया से ट्रॉपिकल एरिया की तरफ चलेगी, और जो वार्म विंड है वो ट्रॉपिकल एरिया से पोलर एरिया की तरफ चलेगी, जिससे आपका पोलर और ट्रॉपिकल एरिया के बीच में टेम्परेचर का बैलेंस होता रहता है। देखो, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड रेज द टेम्परेचर ऑफ रीजन। ये कहते हैं कि जो विंड आपके लो लैटिट्यूड यानी कि जीरो से आपका हाई लैटिट्यूड यानी कि पोलर एरिया की तरफ चलती हैं, तो वे टेम्परेचर को रेज करते हैं क्योंकि इनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड यानी कि जो पोलर से इक्वेटर की तरफ चलती हैं, वो क्या करती हैं, वो टेम्परेचर को कम कर देती हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आपका नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये एक ओशियन करंट है। ठीक है, आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका, और बीच में ये क्या आपका 0 डिग्री। यहां से आपकी एक ऐसे करंट चल, पानी की एक धारा है, इसको बोला जाता है आपका नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ये गल्फ, यहाँ पे इसको बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम, लेकिन आगे इसका नाम क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। ये क्या करती है, ये गर्म पानी की धारा है, ये यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना यूरोप का, टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और इसलिए इसको यूरोप के कंबल के नाम से भी जाता है। और वही आपका जो ये ऊपर यहाँ पे कनाडा है, कनाडा के पास यहाँ पे आपका लेब्राडोर है, ये लेब्राडोर सी, यहाँ से एक धारा चलते जो क्या है, जिसका नाम है लेब्राडोर करंट, ये यहाँ पे टेम्परेचर को क्या कर देती है, कम कर देती है। ऐसे ही आपकी जो शिनूक विंड है, वो नॉर्थ अमेरिका की जो रोकीज माउंटेन है वहां से चढ़ती है और नीचे उतरती है। जब नीचे उतरती है तो इस विंड का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, और ये विंड आपके नॉर्थ अमेरिका के लोगों को सर्दी से बचाने का काम करती है, चिनूक, इसलिए इसको स्नो हीटर भी बोला जाता है, यानी कि हिम भक्षी भी बोला जाता है, यानी कि स्नो को खाने वाली। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक, ये जो टॉपिक है यहाँ तक आपको जो ये फैक्टर्स इफेक्ट कर रही हैं ये समझ में आ गए। अब आगे है आपका क्लाउड कवर। देखो, जहां पे आपके क्लाउड ज्यादा होंगे, जब क्लाउड ज्यादा होंगे तो आपकी धरती पे जो सूर्य की किरणें हैं वो कम आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है, जहां पे आपके बादल होंगे ना, क्लाउडी नाइट, यानी कि जब रात में आपके बादल होते हैं, तो उस टाइम पे आपके जो दिन है वो क्या होंगे, ज्यादा गर्म होंगे एज कंपेयर टू जब आपके बादल नहीं होंगे रात को। क्यों, क्योंकि बादल क्या करते हैं, बादल जब आपकी धरती रात को एनर्जी छोड़ती है ना, उसको वापिस रिफ्लेक्ट करके धरातल पर भेज देते हैं, जिससे आपका जो गर्मी है वो ज्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पे आपका क्लियर स्काई होगा, क्लियर क्लाउडलेस क्लियर स्काई अलो मोर सोलर रेडिएशन, ज्यादा से ज्यादा जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ पे आएगा दिन में। ठीक है, लेकिन रात को फिर क्या होगा, रात को अगर बादल नहीं होंगे तो ये जो आपका एनर्जी है ये वापस जल्दी से लॉन्ग वेव के थ्रू चली जाएगी। लेकिन अगर आपका एक पॉइंट मान लो,
एक मिनट। देखो एक बात समझो कि आपका अगर दिन में क्लाउड नहीं है, दिन में आपका मौसम साफ है, तो ज्यादा से ज्यादा सन की एनर्जी जो है आपकी लैंड पार्ट पे आएगी। लेकिन वही किसी कारण आपके रात के क्लाउड आ जाते हैं, रात में क्लाउड आ जाते हैं, तो ये क्लाउड क्या करते हैं, जो रात को हमारी अर्थ एनर्जी छोड़ने लगते हैं ना, इस एनर्जी को वापस रेडिएट करके नीचे धरातल पर बोल लेते हैं। और इस रेडिएट एनर्जी को हम काउंटर रेडिएशन भी बोलते हैं या री रेडिएशन भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या, हमारी अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो बना रहता है, लैंड पार्ट पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज रहता है। लेकिन अगर आपका ना तो दिन में आपके बादल है ना रात में, तो वहां पे कैसा होगा, वहां पे आपके कोल्ड क्लाइमेट होगा, क्योंकि आपका जो एनर्जी है, एनर्जी आपका जल्दी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये डायग्राम आपको समझा रहा है कि जो ये वैसे ये डायग्राम आपको अभी इसमें नहीं समझना है, जब बारिश होगी तब समझाऊंगी, अभी मत समझो। अब हमने क्या है, अब हमने टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़े हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पढ़ते हैं हम, जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है ना उनको पढ़ेंगे, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसो, आइनो। इसका तो मैंने बता रखा कि कौन सी लेयर में कैसे टेम्परेचर मिलता है ना। अच्छा, अब मुझे उस टर्म का नाम बताना कि बढ़ती ऊंचाई के साथ जब टेम्परेचर में गिरावट आती है तो इसको क्या कहते हैं, बताओ मुझे। बढ़ती ऊंचाई के साथ, ऊंचाई एल्टीट्यूड इंक्रीज, बढ़ती ऊंचाई के साथ जब टेम्परेचर घटता है तो इसको क्या बोलते हैं, बताओ मुझे जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। 2-2 मिनट में, ये टॉपिक पे मैंने आपको बहुत बड़ा लेक्चर हुआ था हमारा, क्वेश्चन भी समझाए थे मैंने इसके। मेसोपोज नहीं,
मेसोपोज नहीं है, मैंने आपको पूछा है कि जब हम एटमोस्फेयर पे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, बढ़ती ऊंचाई के साथ जब आपका तापमान घटता है तो उस वर्ड को क्या बोला जाता है? और आप लोग इतने गधे हो, ये देखो जो आपके सामने स्क्रीन है उस पे भी वो नाम लिखा हुआ है। हंस रहे हो यशवंत? हाँ जी, नॉर्मल लैप्स रेट, ये इसके तो मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे फिर भी भूल गए। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? जब जैसे जैसे आपकी एटमॉस्फेयर में ऊंचाई बढ़ती है, आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हाँ, सच में ही गधे हो आप लोग, आप लोगों को दिखा ही नहीं, जहां पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है उसके ऊपर ही लिखा हुआ है। ये देखो, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ह्रास दर। नॉर्मल लैप्स रेट कैसा होता है? जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर, यानी कि देखो जब हम आसमान में ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो तब बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, उसको बोला जाता है आपका नॉर्मल लैप्स रेट। और आपने जो ये बोला था मेसोपोज नहीं, मेसोस्फेयर, आपका जो ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की मेसोस्फेयर वो लेयर है जहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है, -100 डिग्री सेल्सियस, और यहीं पे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी होता है। और एक है आपकी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में भी आपका जो टेम्परेचर वो क्या होता है? बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता है। आज बहुत चीजें चल रही हैं दिमाग में, बताओ क्या चीजें चल रही हैं, क्या कंफ्यूजन है, बताओ मुझे। हाँ जी, मैंने 6 बजे क्लियर कर दी चीजें। मैं आपको सबसे इजी सॉल्यूशन दूं, डरो मत। डरोगे ना पेपर में उतना खराब भी करके आओगे। डरो मत। और ये आपका डर कैसे निकलेगा पता है? ये डर निकलेगा जब आप लगातार डेली रात को पीवाईक्यू सोल्व नहीं करते होगे, और फिर आपको, आप जब सोते होगे तो आप सोचते होगे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो कुछ पढ़ता ही नहीं, सब बच्चे इतना अच्छे से पढ़ते हैं, उसका इतना हो गया, उसने इतना कर लिया, वो यहाँ से कोचिंग ले रहा है ना, होता है ना दिमाग में। लेकिन सभी चीजों से अपना जो ध्यान है डाइवर्ट करो, हटा दो। फोन भी अगर आपको डाइवर्ट करता है तो उसको ऐसा करो कि कम से कम फोन का प्रोडक्टिव यूज करो। प्रोडक्टिव कैसे? प्रोडक्टिव, मैं ये बातें बहुत बार बोल चुकी हूँ। प्रोडक्टिव यूज फोन का आप कर सकते हो, जैसे आप स्कूल से आपको कॉलेज भी जाना है, तो कॉलेज जाते वक्त आप क्या करो, अपनी ऐप खोली, क्वेश्चन लगा लिए। क्वेश्चन लगाने से आपका डर निकलेगा।
आपका ऐसे डर नहीं निकलेगा। और यशवंत, आई थिंक आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो तो आपको ज्यादा डर लग रहा है ना? आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो तो आपको जरूर डर लगेगा, थोड़ी सी गड़बड़ पेपर में जरूर करोगे, लेकिन गाइडेंस के साथ जाओगे सब कुछ अच्छे से कर लोगे, ठीक है? लेकिन डरोगे तो गड़बड़ करोगे जरूर। और जो पेपर देने से पहले ही डर जाता है वो क्या करता है, पेपर में गड़बड़ करता है। आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो ना, इसलिए आपको डर लग रहा है। लेकिन मैं क्या करूंगी ना, आपको एज इट इज जैसे पेपर का माहौल होता है ना, ऐसे हम एक दिन में आपको जब पीवाईक्यू सोल्व करने लगेंगे ना, नवंबर, पूरा नवंबर है हमारे पास, पूरे नवंबर में हम पीवाईक्यू सोल्व ही करने वाले हैं और रिवीजन करने वाले हैं। आप इतने अपनी तैयारी करो, वो तैयारी मैं 2-3 घंटे में आपसे वो क्वेश्चन सुना करूंगी डेली कि आपको कितना है, कितना क्लियर है, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना? डरो मत, डरने से कुछ नहीं होता। मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करो पढ़ के, और जो टॉपिक पढ़ा उसके पीवाईक्यू सोल्व कर लिए, या खुद से क्या किया, पढ़ लिया बंद करके कॉपी, जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको सोल्व करके देखो, तब आपको अच्छे से होएगा। बेटे डर आपका पता है, सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, ज्यादा ब्रॉड वे में नहीं बोलूंगी, डर आपका निकलेगा जब आपका, जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जिस दिन आपके पीवाईक्यू आपको लगातार सोल्व करने आ जाएंगे, उस दिन आपका डर निकल जाएगा। उस दिन आप सोचोगे कि हाँ कुछ था ही नहीं पेपर में, कुछ है ही नहीं, सबने इतना हवा बना रखा, पेपर तो है ही नहीं कुछ। लेकिन मैं आपको एक बात और बोलती हूँ, अगर आपको फर्स्ट टाइम पे पेपर क्लियर नहीं होता है तो भी आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। सभी यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन तैयार करूं, ये मत पूछो रुचि सभी यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन तैयार करूं, ये पूछो मैम सभी यूनिट से कैसे टॉपिक तैयार करूं, कैसे पढ़ूं, वो पूछो। क्योंकि किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, किस यूनिट से कम क्वेश्चन आ जाए, किसी को नहीं पता। आपका पेपर का पैटर्न हर बार कैसे होता है, कभी वो जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी से आपके कभी 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, आपका कभी थॉट से 14 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, आपका इसके बाद कभी ओशनोग्राफी से, हर जो यूनिट है ना, हर यूनिट से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन मिलते ही हैं पेपर में। कोशिश करो, जो आपका थॉट है ना, थॉट थॉट बहुत इजी सब्जेक्ट है, उसमें आपको बस बुक रिवाइज करनी है। और बुक का पता है क्या है, इसके बाद ओशनोग्राफी के बाद मैं आपको थॉट ही करवाऊंगी, ताकि आपके पास 2 महीने और आप ये बुकों को रट के रख लो, बिल्कुल रोट लर्निंग कर लो, और आप ये बुक ना भूलो। कम से कम आपके 28 मार्क्स है वे पक्के हो जाए, क्योंकि 14 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं एग्जाम में, नहीं तो 10 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, यानी कि 20 नंबर का यहाँ से पक्का आता है। थॉट आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसे ही क्लाइमेटोलॉजी में जो जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ये सारे इंपॉर्टेंट है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा, अब तबीयत ठीक नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी जो सेहत है उसको ठीक करो। जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तब आपकी एजुकेशन भी अच्छी होगी। कुछ भी कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, कुछ भी तैयार नहीं हो पा रहा तो क्या टेंशन की बात है, अभी 2 महीने हमारे पास पूरे, हमारे पास पूरे 2 महीने 9 दिन है। और उसके बाद भी आपका 6 से 21 जनवरी के बीच, 21 दिसंबर के बीच में पेपर हो रहा है, तो हमें ये नहीं पता हमारा पेपर स्टार्टिंग में हो या लास्ट में। मोस्ट प्रोबेबली तो हमारा पेपर या तो बीच में होता है या फिर लास्ट में होता है। तो भी आपके पास ये लगा लो 60 डेज आप लगा के चलो। पहले रुचि आप कोशिश करो कि आप अपनी तब सेहत पर काम करो। अरे अभी 2-3 दिन आप क्या करो, क्लास भूल जाओ, कोई बात नहीं। आप इसकी टेंशन लोगे कि मेरे को क्लास लेनी है, और तो आप और ज्यादा बीमार फील करोगे, मेरा काम रह गया, मेरा पेपर की तैयारी नहीं हुई, ये दिमाग खा लेगा आपका, आप नहीं ठीक हो पाओगे, वीकनेस रहेगी। आप क्या करो, मेडिसिन लो, रेस्ट करो, क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आप लीव कर दो बेशक क्लास, मेरी मानो
तो आप जब 2 दिन बाद 2 दिन रेस्ट लो, 3 दिन रेस्ट लो, लेकिन 3 दिन ऐसा रेस्ट लो कि दिमाग में कोई भी बात नहीं है। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा अपनी हेल्थ को दो। आपकी हेल्थ है तो आपका सब कुछ है। जब हेल्थ ही नहीं है, आप ही नहीं बचोगे तो आप पढ़ के क्या करोगे बेटे? पूरा दिन बेड पे थी, पूरा दिन बेड पे भी मत रहो आप। थोड़ा सा अब शाम का टाइम है, आप ऊपर चले जाओ, छत पे घूम लो या गली में घूम लो, पार्क में चले जाओ घूम लो, बट थोड़ा सा फ्रेश एयर लो ताकि आपको अच्छा महसूस हो, और वो जो फ्रेश एयर है वो आपके अंदर जाए और आपको आपका जो जो भी ऑर्गन्स है वो क्या हो जाए, साफ हो जाए। उनको जब फ्रेश हवा मिलेंगी वो खिल जाएंगे, है ना। तो रुचि, आप जो है ना पहले आप ठीक हो जाओ, उसके बाद क्लास लेना। जब तक आप ठीक नहीं हो तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा बेटे। आपको याद ही नहीं होगा क्लास में क्या चल रहा है, ये भी नहीं समझ में आएगा, आप भूल जाओगे। आप कोशिश करो कि 2 दिन का रेस्ट लो। वायरल चल रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है आपका, अब सर्दी का मौसम आने वाला है, तो और ऊपर से ये रिट्रीटिंग मॉनसून का टाइम है, आपका जो मॉनसून है वो भी वापिस जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका मौसम चेंज हो रहा है, और जो मौसम चेंज होगा तो आपका जो सेहत है उस पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। गेट वेल सून, यस यशवंत, जल्दी से अच्छे हो जाओ, बेहतर हो, और उसके बाद जो क्लास है वो अटेंड करना। और एक बात सभी याद रखो, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, अगर आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है पेपर से, तो फिर वो आपके लिए एक अच्छा साइन नहीं है। आपके लिए अच्छा साइन है कि पहले आप ठीक हो जाओ और उसके बाद काम करो। आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। पेपर का पैटर्न आपको समझना है, और वो पैटर्न कैसे समझोगे, मैंने आपको इतना भी बोला हुआ है कि ये जो नोट्स है बस इतने ही याद रख कर लो। इससे ज्यादा पेपर में बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आएगा। इतना ही याद करना है, इतने ही नोट्स बनाने हैं, और इसी से आपके पीवाईक्यू आपके सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि ये आपके जो नोट्स हैं पूरा का पूरा कंपाइल्ड फॉर्म में। आपको कहीं और पेपर को क्लियर करने का एक और तरीका याद रखो कि आपको अपने पढ़ाई का सोर्स सिर्फ एक रखना है। जब आप अलग अलग जगह भटकोगे ना, अलग अलग जगह सोर्स के लिए या नोट्स के लिए भटकोगे, तो फिर हर जगह अलग अलग बातें लिखी होंगी उसने कुछ, तो आप वो नोट्स ही इकट्ठे करने में लग जाओगे, और वो नोट्स इकट्ठे करने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ अपना एक सोर्स रखना है पढ़ने का। कोचिंग ले रहे हो तो यहीं से आपको जो नोट्स दिए जाते हैं वो पढ़ो, और उनको इतने अच्छे से पढ़ो कि उनको घोट कर पी जाओ, वो आपकी बॉडी में रग रग में समा जाए, कि आपको उठते बैठते ये बात आए, हाँ, कि बढ़ती ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होता है तो उसको नॉर्मल लैक्स रेट बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं, और आपका सोलर कांस्टेंट किसको बोलते हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए टिप्स पर। वो याद कैसे होगा, जब लगातार डेली रिवीजन करोगे। ऐसा नहीं है मैंने क्लास में टॉपिक करा दिया इसकी रिवीजन 10 दिन तक नहीं कर रहे हो। नोट्स उठाओ, नोट्स बनाओ और अपनी कॉपी से याद करो। फिर शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में ये क्या बना लो, अपनी लैंग्वेज में समझ समझ के, जैसे मैं समझाती हूँ ना, इनको अपनी लैंग्वेज में छोटा छोटा लिख लो ताकि भूलो नहीं और आपको याद आ जाए। ऐसे आपको फिर ना आपका खुद से अपना अंदर से डर निकल जाएगा, ठीक है। और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको पेपर 1 में भी सजेस्ट कर रही हूँ, पेपर 1 में अगर आपको कोई बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट लग रहा ना तो उसको छोड़ दो, क्योंकि 5 नंबर उसमें तो सिर्फ ऐसा ही होता है कि आपके 5 क्वेश्चन ही आते हैं। आपका देखो वो कितना मार्क्स गेनिंग है। 10 नंबर के आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है, और 10 नंबर की आपकी डीआई। डीआई बहुत ईजी आती है, बहुत ज्यादा ईजी आती है डीआई, ठीक है। डीआई आपकी बहुत ज्यादा सच में बहुत इजी होती है, लेकिन वो इजी कब लगेगी, जब आप, मैंने आपको हमेशा बताया है कि डेली रात को 1 घंटा डीआई को दो, 1 घंटा कॉम्प्रीहेंशन को दो, उसके क्वेश्चन सोल्व करो। कॉम्प्रीहेंशन को सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले उस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ लो, फिर क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, और फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये लाइन तो मैंने यहाँ देखी थी, इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट में भी आप, अगर अब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करें और आपको ऐसा लगेगा कि है ना
पेपर 1 थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बाकी टफ है नहीं, वहां पे आपको पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट टफ लगेगा। आप फर्स्ट पेपर का जो पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है ना, उसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि उसको छोड़ो मत, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, मैं आपको वो बता देती हूँ। पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपकी ये जो कोप मीटिंग होती है ना, COP26 कहाँ पे हुई ये, और आप जो बाकी का जो इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं आपको जब हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें बता दूंगी, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे आप पेपर 1 में इन्वायरमेंट पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को टाइम दे रहे हो, वहां पे आप टाइम दे दो ज्योग्राफी को या किसी और सब्जेक्ट को, किसी और टॉपिक को टाइम दे दो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस तरीके से आपका टाइम बचेगा। और देखो पेपर 1 के तो आप डेली 50 या 50 एमसीक्यू सोल्व किया ही किया करो, और पेपर 2 के भी, ठीक है। थोड़ा सा डर लगना आपका लाजमी भी है, आप एनटीए का पेपर देने जा रहे हो, स्कूल का पेपर नहीं देने जा रहे, ठीक है। अब देखो, अब हम ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपकी क्लास का टाइम ओवर होने वाला है। तो कल देखो बेटे, सब याद रखना, कल हमारा नया टॉपिक भी शुरू होने वाला है, और ये टॉपिक भी मैं खत्म कर दूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो गया है हमारे ये टॉपिक। बाकी आपकी कल 1 से 3 बजे क्लास है, याद रखना, और एक क्लास आपकी 6 से 7 बजे। कल 3 क्लास क्यों है, क्योंकि हमारी अब बीच में कई दिन क्लास नहीं हुई है, तो उन क्लास को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। 23 से 24 तारीख तक, ये लगा लो 25 तारीख तक हमें अपना ये जो क्लाइमेटोलॉजी है इसको निपटाना है, ठीक है। और आपका कौन से टॉपिक की पीडीएफ रहती है? हाँ जी, कल 1 बजे, कल 1 बजे क्लास रहेगी आपकी, और दूसरी जो क्लास है वो रहेगी 6 बजे, 6 से 7 बजे, ठीक है। कल 1 से 3 बजे, और एक क्लास रहेगी 6 से 7 बजे, ठीक है। ये कल टेम्परेचर टॉपिक खत्म करके कल प्रेशर वाला टॉपिक शुरू कर देंगे, और विंड वाला टॉपिक भी शुरू कर देंगे। प्रेशर का तो थोड़ा सही है, और आपको उसमें 4 फोर्स पढ़ने हैं। फिर आपका बस 2 टॉपिक रह जाएंगे, एक साइक्लोन वाला फ्रंट वाला टॉपिक, वो एक साथ पढ़ना है, और एक टॉपिक रह जाएगा आपका क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन, और कोई टॉपिक नहीं है। फिर हमारा क्लाइमेटोलॉजी खत्म, और उसके बाद ओशनोग्राफी शुरू। ओशनोग्राफी में सिर्फ 6 टॉपिक है, 6 से 7 टॉपिक है, वो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर आपके बच गए, फिर हम 1 तारीख तक ना, हमारी 2 तारीख तक कल्चरल वाली जो यूनिट है ना, कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी, वो कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वो बहुत छोटी यूनिट है, उसमें बस थोड़ा बहुत ही आपको करना है। ये लगा लो 2 क्लास में आपका वो कल्चरल ज्योग्राफी वाला पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को, उसमें है ही नहीं कुछ पढ़ने को। उसमें आपको बस पढ़ना है कल्चर क्या होता है, कल्चरल ट्रेट क्या होते हैं, कल्चरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, कल्चरल रीजन, रियलम, ये क्वेश्चन आते हैं। ये 6 टॉपिक, ये 6 आपको छोटी छोटी डेफिनेशन है वो पढ़नी है, और कुछ भी नहीं है उसमें पढ़ने को, ठीक है। तो अब कब मिलेंगे हम, टाइमिंग क्या है कल हमारा? बताओ। कल 1 बजे, बिल्कुल कल 1 बजे क्लास रहेगी, और हम अपना टेम्परेचर टॉपिक कंप्लीट करके कल प्रेशर वाला टॉपिक भी शुरू कर देंगे। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, डरना नहीं है, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे? स्मार्ट वर्क का मतलब होता है जो आपने पढ़ हार्ड वर्क किया है ना, उसकी जब आप रेगुलर कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे,
तब आप स्मार्ट कहलाओगे। अगर सिर्फ हार्ड वर्क करने से सब कुछ हो जाता तो आज सब पता नहीं आईएएस आईपीएस सब बन जाते, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है वो सक्सेस होता है। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे? आपके पास आज के टाइम पे सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, फोन नेट सब कुछ अवेलेबल है, तो उस फोन का नेट का प्रोडक्टिव यूज करो। क्वेश्चन सोल्व करने में जरूर टाइम लगाओ, और फिर वो क्वेश्चन जब आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, ये देखो आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन था ऐसा कि आपको उस क्वेश्चन का रीजन नहीं पता था, या आपने वो टॉपिक क्लियर नहीं था आपको इसलिए क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, या आपको मतलब नहीं पता था। अगर किसी क्वेश्चन का मीनिंग नहीं पता है तो आपका फ्राइडे को डाउट सेशन होता है, होगा 6 बजे, तो मुझसे उसमें पूछोगे। एक हफ्ते की क्वेरी आप रखोगे और फ्राइडे को मुझसे क्लास में पूछोगे कि मैम ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हुआ, क्या रीजन है इसका, मेरे से क्यों सोल्व नहीं हुआ। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन सोल्व करने का क्या तरीका है। ठीक है, नाउ यू कैन लीव द क्लास। बेटे आई थिंक आपकी फर्स्ट पेपर की भी क्लास है, अब आप क्लास लीव कर दो। मिलते हैं कल 1 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।